जिसने मांडू अपनी आंखों से न देखा हो वह इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकता कि कितना भव्य और कितना विस्तृत है इस किले का परकोटा। अनुमान लगाया जाता है कि कुल 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी सरहद में समेटे हुए है यह प्राचीर। और यदि बाहरी परिधि की बात करें तो यह इलाका और भी बड़ा हो जाता है, लगभग 75 वर्ग किलोमीटर। चारों तरफ फैली है यहाँ हरियाली की एक चादर। प्राकृतिक सौंदर्य अपनी नैसर्गिक सुषमा में हमें देखने को मिलता है। हमें याद दिलाता है बारंबार कि यदि मनुष्य और प्रकृति सामंजस्य बिठाकर रहें तो कैसा अद्भुत आनंद नगर बसाया जा सकता है। यही था इस जगह का नाम, आनंद नगर या शादियाबाद। मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 140 किलोमीटर दूर मांडू का किला स्थित है। मांडू भारत के विशालतम किलों में एक है, जो अपने सीने में संजोए है अनगिनत यादें, सदियों के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव की। यहां बने भवनों में भव्य मस्जिदें हैं, खूबसूरत महल और बुलंद बुर्ज। खुलेपन का एहसास आपको कभी यह महसूस नहीं होने देता कि आप किसी सैनिक इमारत की चार दीवारी में बंद हैं। सुनो सुनाऊं आज मैं गाथा मांडोगढ़ इतिहास की। सुनो सुनाऊं आज मैं गाथा मांडोगढ़ इतिहास की। रूपमती और बाज बहादुर दो प्रेमी की गाथा ये। रूपमती और बाज बहादुर। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी मांडू के किले के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है। इस किले का इतिहास उनसे कहीं अधिक पुराना और रोचक है। 11वीं सदी में धार नगरी के मशहूर राजा भोज के समय के हिंदू महलों और प्रासादों के अवशेष यहां मिले हैं। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद मालवा के सूबेदार दिलावर खां गौरी ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उसका बेटा होशंग शाह मांडू का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मांडू एक जमाने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर रहा था और उस वक्त यहाँ पे 334 बड़े महल थे, 40 तालाब थे, 300 के लगभग मस्जिदें थी और 700 मंदिर थे। तो ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आने जाने वाले वो व्यापारी, वो पिलग्रिम्स, वो तीर्थयात्री का मेन शहर पड़ता था। और जितना भी यूरोप को व्यापार होता था उत्तर भारत से, वो मांडू के माध्यम से ही होता था। लोग मांडू आते थे उत्तर भारत से, मांडू जाते थे महेश्वर, और महेश्वर में नर्मदा नदी है, जो एक ही नदी ऐसी है आर्यावर्त में जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है और अरबियन सी मिलती है। होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडवगढ़ लाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि यह दुर्गम स्थल काफी निरापद था। ऊपर पठारी मैदान तक पहुंचने के पहले घना जंगली इलाका पार करना पड़ता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजे बनवाए गए। किले की बख्तरबंदी बेहद मजबूत थी, इसीलिए किला फतेह करने के बाद अकबर ने उसकी मोटी प्राचीर को ढहाना जरूरी समझा। It is the key of the artery to the south, coming the imperial cities of Delhi, Agra. If you have to go to the Deccan and turn to Gujarat on one side, Bijapur to the other, and Golconda to the third, then Mandu does lie certainly for the western axis as a crucial point somewhere in between. मांडू के किले में बनी इमारतों में कई प्रकार की भवन निर्माण शैलियों के दर्शन होते हैं। मध्य युग में मालवा के सुल्तान ताकतवर और स्वाधीन ही नहीं थे,
बल्कि दौलतमंद और शौकीन भी थे। इसीलिए व्यापारियों के साथ साथ तरह तरह के सांस्कृतिक प्रभाव भी यहाँ पहुँचते थे और भवन निर्माण के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जाते रहे। भवनों का आकार भव्य है। अधिकांश इमारतें तुर्को अफगान शैली में बनी हैं, जहां पत्थर और जलाशयों का बेहतरीन उपयोग किया गया है। It has been a place where the style of architecture from the earlier Hindu beginnings right to the best of Mughal traditions has been developed and can be seen simultaneously in various monuments at various locations within the same fort. So it seemed that the builders used it really as a very joyfully as experimental canvas to be able to develop what they had to. So if you see the domes of Jami Masjid, they are just drums which are somehow beginning to speak about a certain style of architecture going from the trebated to the arcuated. Whereas in the later monuments you would see the full development of a onion dome, as in the Hushang Shah tomb, which is supposed to be the precursor of Taj Mahal as a conceptual basis. मांडू के किले में बनी एक खूबसूरत इमारत होशंग शाह का मकबरा है, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर का बना है और दूसरे भवनों से बिल्कुल अलग थलग नजर आता है। यह मकबरा फारसी शैली में एक चौकोर खूबसूरत बगीचे के बीचों बीच बना है। यह इमारत कमनीय फारसी किस्म की नहीं, बल्कि मर्दाने तुर्की अफगानी सांचे में ढली लगती है। All the monuments, no matter how beautiful they individually may be, but they are so intrinsically meshed with the natural environment and its setting that is what makes Mandu definitely a very special place. दमस्कस की महान मस्जिद की डिजाइन में बनी जामी मस्जिद का निर्माण भी होशंग शाह ने ही शुरू करवाया था। यह अपने विशाल आकार के कारण बेहद प्रभावशाली है। मस्जिद की छत पर 58 छोटे छोटे गुंबद बने हैं। इसकी उपयोगिता उपदेश देने वाले मौलवी की आवाज के विस्तार के लिए थी। The very fact that it was designated officially as one of the 4 imperial capitals of the Mughal Empire certainly indicates that it was a part of the vision, the sense of, as it were, the dream, certainly in the time of Jahangir. अशरफी महल का निर्माण होशंग शाह ने शुरू करवाया और इसे उसके दामाद महमूद खिलजी ने पूरा करवाया। आज ये भवन पूरी तरह नष्ट हो चुका है। बची खुची दीवारों और खंभों से तथा मेहराबों से इसकी पुरानी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। मांडू जहांगीर और नूरजहां को बेहद पसंद था। कहा जाता है कि जहांगीर ने एक बार अपने मांडू प्रवास के दौरान इस भवन की सीढ़ियों पर अशरफियां बिछवा दी थीं, ताकि चढ़ते वक्त उसकी प्रिय नूरजहां को अपने पैर जमीन पर ना रखने पड़े। तभी से इसका नाम अशरफी महल मशहूर हो गया।
When Jahangir went to Mandu along with Noor Jahan, he liked it very much. And by that time, Shah Jahan also, after conquering Deccan, he had also reached there. And then Noor Jahan had arranged a dinner also in honor of Shah Jahan. So at that time, the entire area they had lighted, and that was the Diwali season also. So the Diwali ceremony was celebrated there along with Shah Jahan, Noor Jahan and Jahangir. And the whole ceremony in Tuzuke Jahangiri, they have called it as Jashne Chirag. सुन रूपवंती सुन गुणवंती जग सारो देखने आए के मांडो गढ़ में जीरा ओ मांडो गढ़ में जीरा ओ मांडो गढ़ में जीरा जहाज महल सा महल बना है ओ जहाज महल सा महल बना है दिन तारा गीत जा के मांडो गढ़ में जहाज महल किले के अंदर एक अनूठी इमारत है जिसे दो बड़े बड़े तालाबों के बीच इस तरह बनाया गया है कि इस भवन में रहने वालों को ऐसा लगता है कि वह एक बड़ी नाव पर सवार जल विहार कर रहे हैं। If we look at Jahaz Mahal or any other building in the Royal Palace complex, its interface with water, the way it has been sited, the way the Jahaz Mahal has been sited between two lakes to resemble a ship, that whole setting has so much of impact on the monument itself that these two become inseparable from each other. जहाज महल की विशालकाय इमारत का निर्माण निश्चय ही निवास स्थान के रूप में नहीं किया गया था। यह मुख्यतः आमोद प्रमोद का स्थल था। जहाज महल का उपयोग मालवा के सुल्तान बदलते ऋतु चक्र के साथ जीवन का पूरा रस लेने के लिए करते थे। मांडू के साथ जुड़ी हैं सबसे खूबसूरत यादें सांप्रदायिक सद्भाव की। यहाँ का शासक हिंदू हो या मुसलमान, सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग यहाँ हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहते थे। यहाँ सूफियों का समागम होता था, यहाँ जैन मुनि रहते थे, यहाँ ब्राह्मण पंडित अपनी विद्या का प्रदर्शन करते थे और वैश्य व्यापारी यहाँ की समृद्धि बढ़ाते थे। मांडू में जो भग्नावशेष मिले हैं, उनमें मिली मूर्तियाँ और भवन इसी को प्रमाणित करते हैं। हिंडोला महल का निर्माण होशंग शाह ने सन 1425 में करवाना शुरू किया, जिसे घियासुद्दीन ने मुकम्मल करवाया। हवा के झोंकों के साथ पैंगे लेती, किसी झूले का भ्रम पैदा करती ये विशालकाय इमारत अत्यंत कौशल से बनवाई गई है। महल का ऊपरी हिस्सा अब नष्ट हो चुका है, जिसकी खिड़कियां और छज्जे बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं। Like Tughlaq architecture, it was a slopy architecture. Because of this slopiness, they used to feel that the building used to swing from one place to another place. That is why the name has been given, but it was used as a Aam Sabha and a Khas Sabha, or a Diwane Aam and Diwane Khas. आज महलों के इस समूह में खंडहरी बचे हैं, पर कभी जल महल संगमरमर की दीवारों वाली एक राजसी इमारत थी। यहाँ सजावटी सरोवर हैं और खूबसूरत बावड़ियां भी। यह सभी उस संपन्न और सुरुचिपूर्ण, आमोद प्रमोद से भरपूर जीवन शैली के गवाह हैं, जो मांडू की खास पहचान रही है। गयासुद्दीन खिलजी का जो टाइम था वो जैन धर्म का गोल्डन पीरियड कहलाता है। जो यहाँ का रूलिंग पावर था वो तो सुल्तानों के पास में था, लेकिन जो पूरी इकोनॉमी जो थी, जो मनी पावर जो था, वो यहाँ के जैन और हिंदुओं के पास में था। तो यहाँ बहुत सारे उस ज़माने में मांडू की जो मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो
दूर से देखने में आपको लगेगा जैसे अफगान आर्किटेक्चर है, मुस्लिम आर्किटेक्चर बना हुआ है, लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको भगवान की, जैन की या हिंदुओं की मंदिर या मूर्तियाँ देखने को आपको मिलेगी। इस पूरे इलाके में जो खंडित मूर्तियां और भग्नावशेष दिखते हैं, उनसे इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि अपने मूल रूप में ये कितने अद्भुत रहे होंगे और मांडू की सांस्कृतिक बहुलता कितनी विविध और संपन्न थी। If you take a compass and keep it next to any of the monuments, you would see that wherever, no matter wherever they may be, they are all sited north and south. But from one monument to other, there is a complete visual link. So valleys, intervening valleys and low points have been used for this visual corridor. And all the monuments are situated on high points. So when you look at one from the other, you see clear views with the natural environment forming a nice sprawling foreground for the same. बाज बहादुर महल का निर्माण 16वीं सदी के आरंभ में नसीरुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस भवन के आंगन में पानी के चौकोर हौद बने हैं, जिनमें कभी फव्वारे लगे थे। बाज बहादुर रसिक, कला पारखी और प्रतिभाशाली संगीतकार था। वही रूपमती को अपना सहचर बनाकर यहां लाया था। बाज बहादुर महल की छत से रूपमती मंडप दिखलाई देता है। रूपमती मंडप प्रतिहारों के समय से ही एक वाच टावर था, सुरक्षा चौकी। वहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे, जिससे कि दक्षिण से आने वाले दुश्मन की सेना की निगाह रखी जा सके। यही वो जगह है जहाँ से भौगोलिक विभाजन होता है। मालवा का पठार समाप्त होता है और निवाड़ वहाँ से चालू होता है, और वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर की गतिविधियों पे आसानी से देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण जगह थी, इसलिए उस समय के शासकों ने इसको एक वाच टावर के रूप में स्थापित किया था। किंवदंती के अनुसार बाज बहादुर ने इस मंडप का निर्माण रूपमती के लिए करवाया था। इस भवन का प्रमुख आकर्षण छोटे खूबसूरत बुर्ज हैं। बरसात का पानी संचय करने के लिए तलघर नुमा जलाशय बनाए गए हैं। एक भूमिगत सुरंग बुर्ज की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचाती है। किंवदंती के अनुसार रूपमती यहीं नर्मदा के दर्शन कर अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। रूपमती और बाज बहादुर दोनों ये संगीत प्रेमी थे। बाज बहादुर का प्रिय था भूप और रूपमती कल्याण गाती थी। तब दोनों ने मिलकर एक नया राग बनाया था, भूप कल्याण। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी लोक कलाकारों और विभिन्न शैलियों के चित्रकारों को प्रेरणा देती रही है। राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स का कोटा, बूंदी या किशनगढ़ घराना हो, पहाड़ी कांगड़ा कलम या फिर दखनी कूची, यह प्रेमी सभी जगह अमर हैं। Roopmati was a Hindu and Baj Bahadur was a Muslim. But there was no such thing in the folklore that you are a Hindu and you are a Muslim, and therefore, in fact, folklores have been more secular than many other forms of creative expression. Even now, you'll have people going up and saying, from here, Roopmati used to do darshan of Narmada every day, and only after that she will eat. And this is the part of the folklore. You have masks and things, and you have this Narmada darshan by Roopmati. Now, how much of it is true or untrue is beside the point. मांडू का किला सांस्कृतिक संपदा का एक विशाल भंडार है।
संकट ये है कि इतने बड़े इलाके में असंख्य भवनों का संरक्षण आसान नहीं। एक ओर पर्यटकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है, वहीं विकास और प्रगति के नाम पर व्यावसायिक स्वार्थ इन इमारतों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। Mandu is a living heritage site. So here we are talking about a very, very complex site. Now we are standing here on the terrace of Baz Bahadur's palace. What you see behind is the Roopmati Pavilion. Intervening between the two are again agricultural fields. Now suppose somebody was to sell this land away to a private entrepreneur and he decides to build a hotel there. What would happen? This whole visual linkage between the two monuments would completely get ruptured. So what we are talking of here is not only intervening within the boundaries of the heritage complexes, but also understanding that beyond the physical boundary, there is something called the visual boundary here. पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन बिठाना बेहद जरूरी है। यह काम सिर्फ कानून नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है संवेदनशील सोच और जागरूकता। कभी जो जगहें गुलजार थीं, आज खस्ता हाल और खामोश हैं। दरिया खां, गदाशा और अन्य स्मारकों और महलों के भग्नावशेष मांडू की स्थापत्य कला की कहानी बड़े सजीव रूप से बखान करते हैं। मांडू का माहौल आज भी दिलकश है। श्रृंगार रस से यहाँ की धरती ओत-प्रोत है। वर्षा ऋतु में यहाँ जादू जग जाता है। प्रेम और कमनीयता की ये तीर्थ स्थली और भी सम्मोहक बन जाती है। चारों तरफ हरियाली और उनके बीच में किले, उनके खंडहर और उनके बाकी बचे हुए वो अवशेष जो इतिहास की एक बड़ी प्यारी गौरव गाथा सुनाते हैं। प्रकृति जिस तरीके से अपना खजाना लुटाती है और श्रावण में जब मांडू ऐसा लगता है कि पूरे 16 श्रृंगार करके जैसे दुल्हन निकलती है, ऐसे मांडू सज कर खड़ा हो जाता है अपने पास आने वाले सैलानियों का स्वागत करने के लिए। ऐसी ठंडी पड़े रे फुआ, सावन आयो रे, कि सावन आयो, कि सावन आयो रे, कि सावन आयो, ताल तलैया भरी गया। बारिश की बौछार झुलसी धरती को हरा भरा कर देती है। गंदला रहे खंडरों, स्मारकों को नहला धुला जाती है। बूंदों की रिमझिम तन मन को तरोताजा कर देती है। कुछ पल के लिए ही सही, मांडू फिर से अतीत में लौट जाता है और आनंद नगरी में बदल जाता है।